नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मगध साम्राज्य के ऊपर अधिकार को लेकर किन किन शक्तियों के मध्य संघर्ष चला। तो हम क्रम से सभी राजवंशों का अध्ययन करेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं मगध साम्राज्य। इससे पहले स्वर्णिम भारत प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक अध्याय में हमने महाजनपद काल व राजस्थान के प्रमुख जनपदों का अध्ययन किया। आज हम मगध साम्राज्य जो टॉपिक है हमारा, इसको स्टार्ट करने से पहले मगध साम्राज्य के ऊपर किन किन शक्तियों का या राजवंशों का अधिकार रहा, इसके बारे में एक जो ट्रिक है हमारे पास, उस ट्रिक को समझ लो। तो जो ट्रिक है हमारी पास, हासिनुमो सुक्सा सकू। तो जो ट्रिक है उसमें हासिनुमो सुक्सा सकू। इसमें हा से मतलब है हर्यक वंश, सी से मतलब है शिशुनाग वंश, नू से मतलब है नंद वंश, मो से मतलब है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश से पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और फिर मौर्य वंश। इसके बाद में सु से शुंग वंश, कै से कर्ण वंश, सा से सातवाहन वंश, से शक वंश और कु से कुषाण वंश। इस प्रकार जो मगध है उस मगध साम्राज्य के ऊपर इन सभी शक्तियों का या राजवंशों का अधिकार रहा। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जो शासन अधिकार है हर्यक वंश का जो अधिकार है 544 से 412 ईसा पूर्व तक रहा। इस हर्यक वंश का जो शासक है, सबसे महत्वपूर्ण जो शासक है बिंबिसार। इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह स्थापित की और इस जो हर्यक वंश है इसे पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। किस प्रकार से कि जो बिंबिसार है इसके पुत्र अजातशत्रु ने वध किया और शासन की जो सत्ता है अपने अधिकार में ली। इसके बाद में अजातशत्रु की जो हत्या है उदयन ने की और उदयन के बाद में इस प्रकार से जो क्रम चलता रहा और अंतिम जो शासक है नागदशक, इसे अंतिम शासक बताया गया है हर्यक वंश का। तो सबसे पहले जो बिंबिसार है इसके बारे में जान लेते हैं कि ये बुद्ध का समकालीन था। इसके बाद में अजातशत्रु, इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है जलदुर्ग बनवाया था और जो प्रथम बौद्ध संगीति है वो भी अजातशत्रु के समय ही हुई थी। और कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। और इस प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। उदयन ने क्या महत्वपूर्ण कार्य किया? गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की और बाद में ये जो पाटलिपुत्र है यही मगध की राजधानी बना ली जाती है। अंतिम जो शासक है नागदशक था। हर्यक वंश का जो अंतिम प्रतापी जो शासक था नागदशक, उसको पराजित करके शिशुनाग वंश का जो प्रतापी शासक था शिशुनाग ने मगध की सत्ता अपने हाथ में ले ली। तो शिशुनाग वंश का जो अधिकार क्षेत्र रहा मगध के ऊपर 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक। इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित की और इनके समय जो द्वितीय बौद्ध संगीति है कालाशोक के समय हुई और कब हुई? 383 ईसा पूर्व में हुई। और इसके जो अध्यक्ष है सुबुकामी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और शिशुनाग वंश का जो अंतिम प्रतापी जो शासक था नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश के प्रतापी शासक नंदीवर्धन को पराजित करके नंद वंश का जो महान प्रतापी जो शासक है महापद्मनंद ने शासन को अपने अधिकार में लिया। तो नंद वंश का जो शासन है 394 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक रहा। जो महापद्मनंद है इसको भारत के इतिहास का पहला राज्य निर्माता कहा गया है या एक राष्ट्र, यानी इसने संपूर्ण राष्ट्र के ऊपर
इसका अधिकार रहा। इस कारण से इसे एकराट के नाम की संज्ञा भी दी जाती है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारतीय इतिहास का पहला राज्य निर्माता कौन था, तो वह शासक महापद्मनंद था और ये नंद वंश का शासक था। और नंद वंश के जो कुल शासक या राजा हुए, कुल राजा 9 हुए और इसी महापद्मनंद को सर्व सत्रांतक के नाम से जाना जाता है, क्षत्रियों का नाश करने वाला। सर्व सत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला। जिस प्रकार से परशुराम ने सभी क्षत्रियों का नाश किया था, उसी प्रकार से महापद्मनंद ने सभी क्षत्रियों का या सभी राजाओं को युद्ध के अंदर पराजित किया था। और इसे विशाल सेना का मालिक भी कहा जाता है, क्योंकि महापद्मनंद ने संपूर्ण राष्ट्र के ऊपर शासन किया था। तो संपूर्ण राष्ट्र के ऊपर शासन करने के लिए विशाल सेना जरूरी है, और सेना के बलबूते ही कोई भी राजा युद्ध क्षेत्र में किसी भी शत्रु सेना को आसानी से हरा देता है। तो महापद्मनंद के समय जो राजधानी रही पाटलिपुत्र, और इसी नंद वंश का जो अंतिम जो प्रतापी शासक था घनानंद के बारे में तो आपने सुना ही है कि जो घनानंद है बहुत ही क्रूर और अत्याचारी शासक था। और इसी के समय जो इसका जो मंत्री था कौटिल्य चाणक्य जिसका नाम है, उसने भरी सभा में उनका अपमान किया था, और इसी अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इसको घनानंद को युद्ध में पराजित करवाया था। तो इसके समय सिकंदर का आक्रमण होता है, और वह आक्रमण 326 ईसा पूर्व में होता है। इस समय की जो महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनको अच्छी तरीके से याद करना कि उस समय जो महत्वपूर्ण युद्ध था हाइडेस्पिज का जो युद्ध है, या इसे वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, यानी झेलम के किनारे हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण इसका पॉइंट है, हाइडेस्पिज का युद्ध या वितस्ता का युद्ध झेलम के किनारे। ये युद्ध पंजाब के राजा पोरस व सिकंदर के मध्य हुआ था। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, और 323 ईसा पूर्व फारस में सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो ये महत्वपूर्ण पद है कि उस समय कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, जिसमें महत्वपूर्ण है हाइडेस्पिज का युद्ध, वितस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ये युद्ध किसके मध्य हुआ था? पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था। मगध के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण जो सत्ता है मौर्य साम्राज्य की, जिसका अधिकार क्षेत्र 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा। तो इस समय जो मौर्य वंश का जो महत्वपूर्ण प्रभाव भारत के इतिहास पर पड़ा वो महत्वपूर्ण है। देखने में आता है कि मौर्य वंश के इतिहास को जानने के स्रोत है कि हम मौर्य वंश की जानकारी किन किन स्रोतों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो साहित्यिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है, और विदेशी यात्रियों का जो विवरण मिलता है उसके आधार पर हम मौर्य साम्राज्य के बारे में बता सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य का जो आविर्भाव है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। और सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था प्रारंभ में जिसके बारे में हम बात करते हैं, चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं, वो इस मौर्य साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है। और उन्होंने जो प्रधानमंत्री है चाणक्य हैं, कौटिल्य हैं, विष्णुगुप्त है, उनकी सहायता से मौर्य वंश का आविर्भाव किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही नंद वंश के जो बहुत ही क्रूर और अत्याचारी शासक है घनानंद, उसका वध किया था। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले कि जो साहित्यिक स्रोत है हमें प्राप्त होते हैं, उन स्रोतों के माध्यम से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। जो साहित्यिक स्रोत है हमारे पास, जिसमें है ब्राह्मण, बौद्ध व जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्यों के माध्यम से के अंदर कौन कौन से साहित्य हैं? कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, पुराण है, विशाखदत्त रचित मुद्रा राक्षस नाटक है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है या महत्वपूर्ण है कि हम इनके बारे में जान सकते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, पुराण है, विशाखदत्त रचित कौन सा नाटक है, मुद्रा राक्षस है, कलहणकृत राज तरंगिणी
सोमदेव का कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी। तो इनको अच्छी तरीके से याद करना, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि व्रत कथा मंजरी किसकी है, किसके द्वारा रचित है, क्षेमेंद्र के द्वारा। सोमदेव के महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम क्या है, कथा सरित सागर है। विशाख दत्त का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है, मुद्रा राक्षस है। या ऐसे पूछा जा सकता है कि मुद्रा राक्षस नाटक इनके द्वारा रचित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसके बारे में सब लोग जानते हैं। बौद्ध साहित्य जिनसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो वो कौन कौन से हैं, दीपवंश है, महावंश है, महावंश टीका है, महाबोधि वंश व दिव्यावदान है। तो ये सभी महत्वपूर्ण है। दीपवंश और महावंश महत्वपूर्ण है। तो दीपवंश, महावंश, महावंश टीका, महाबोधि वंश व दिव्यावदान। जैन साहित्य कौन कौन से हैं, भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद का परिशिष्ट पर्वन। हिंदी साहित्य में भी अक्सर ये पुस्तकें पूछी जाती है कि जैन साहित्य कौन कौन से हैं, भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। अब पुरातात्विक जो स्रोत है हमें प्राप्त होते हैं कि इनके द्वारा भी हमें मौर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो वो कौन कौन से हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के महास्थान पश्चिम बंगाल में है। वह सहगोर महाराष्ट्र जो अभिलेख है, इनसे हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अभिलेखों से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख व पंचमार्क जो सिक्के प्राप्त होते हैं, उनसे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विदेशियों के विवरण, जो विदेशी यात्री भारत में आए या जो राजदूत हमारे देश में आए, उन्होंने मौर्य वंश या मौर्य जो सम्राट थे उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठी की और उन्होंने जो उनकी रचना की। तो उसमें कौन कौन से लेखक है, मेगस्थनीज की जो इंडिका है, निरियाकस व आनेसिक्रिटिस आदि यात्रियों के जो विवरण है, जिनसे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसके अलावा प्लिनी है, स्ट्रेबो है, डियोडोरस है, एरियन है, प्लूटार्क है तथा जस्टिन, ये महत्वपूर्ण है जिनसे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो ये थी मगध साम्राज्य के ऊपर अधिकार को लेकर मौर्य वंश से पहले किन किन शासकों ने या किन किन राजवंशों ने अधिकार किया, जिसमें हमने हासीनुमों के बारे में पढ़ लिया, जिसमें हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है और मौर्य वंश। मौर्य वंश का हम पूर्ण अध्ययन करेंगे, मौर्य वंश के एक एक शासक का अध्ययन करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, इससे संबंधित है। तो आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहे और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।